प्रियंका जैसे ही बाहर से अपनी माँ को ढूंढ कर आई तो उसकी भाभी बबीता उस पर चिल्लाते हुए बोली, आ गई महारानी घूम घाम के। अरे कितनी बार कहा है, वह बुढ़िया अब तुझे नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं किस कोने में बैठी होगी और जिंदा भी होगी या नहीं। कितनी बार तुझे समझा दिया, लेकिन फिर भी रोज़ सुबह शाम उसे खोजने के लिए निकल जाती है सैर सपाटा करने। अब रसोई में खाना भी बनाना है। पूरे दिन सड़कों पर आवारागर्दी करती रहती हो। दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक खाने की कोई तैयारी नहीं की। वैसे भी आज मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी सब लोग आने वाले हैं, तो सबके लिए खाना बनाना है। कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं रोज़ रोज़ सड़कों पर क्या खाक छानने जाती हो। अब वह बुढ़िया कब की मर गई होगी, पर पता नहीं क्यों रोज़ उसे ढूंढने चली जाती हो। तभी प्रियंका ने रोते हुए कहा, भाभी रसोई में खाना बनाना है ना, तो मैं खाना बना दूंगी, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। वह चाहे जहाँ भी हो, पर देखना एक ना एक दिन मैं अपनी माँ को ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। आखिर कहाँ जाएगी अपनी बेटी को छोड़कर। रोते हुए प्रियंका रसोई की तरफ चल दी। अच्छा होता अगर तुम्हें भी अपने साथ ले जाती, हमारे माथे छोड़कर चली गई, पीछे से बबीता ने कहा। तो प्रियंका बोली, भाभी अगर मैं माँ के साथ चली जाती तो तुम्हारे घर का काम कौन करता, खाना कौन बनाता। कम से कम मेरी वजह से आपका दोनों समय का खाना तो बना बनाया मिल रहा है। प्रियंका की बात सुनकर बबीता के तन बदन में आग लग गई और पीछे से बबीता के बालों को खींचते हुए बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। भाभी मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। प्रियंका रोते जा रही थी। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके भाई रमेश कमरे से बाहर आया और बोला, क्यों चिल्ला रही हो प्रियंका। भैया अभी भी आप मुझ पर ही चिल्ला रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा भाभी मेरे बाल पकड़ रही है। अरे तुमने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा। अरे कल को पराए घर जाना है, सीखो अपनी भाभी से कुछ, वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटवा दोगी। और तुम भी छोड़ दो बबीता, थोड़े दिन में इस मुसीबत को यहाँ से हटा ही देंगे। इतना कहकर रमेश घर से बाहर निकल गया। भाभी आज आपका समय है, आपको मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना है, कर लो, लेकिन देखना एक दिन हमारा समय भी आएगा और आप देखती रह जाएंगी। आज मैं आपके घर के सारे काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा जब मैं बैठकर खाऊंगी और आप बनाकर खिलाएंगी। प्रियंका की बात सुनकर उसकी भाभी बबीता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसा कभी नहीं होगा, सपने में भी मत सोचना। अब जा जल्दी और रसोई में खाना बना, मेरे मायके के सभी लोग आते ही होंगे। रोते हुए प्रियंका चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली गई। भैया भाभी के व्यवहार से प्रियंका बहुत ज़्यादा दुखी थी। रसोई के एक कोने में बैठी बैठी बहुत देर तक रोती रही, अपनी माँ को याद करती रही। माँ आप कहाँ चली गई, मैं पिछले 1 हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन आप कहीं नहीं मिल रही हैं। माना कि आपकी थोड़ी याददाश्त कमज़ोर थी, लेकिन इतना इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपने घर को और अपनी बेटी को ही भूल जाए। आप जहाँ कहीं भी हो माँ, जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। एक आपके अलावा मेरा इस घर में है ही कौन। आप ही तो थी जो मुझे समझती थी। भाभी तो वैसे भी पराया है और भैया भी भाभी के आने से पराए हो गए हैं। उन्हें हम दोनों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता।
एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, ऊपर से पता नहीं कहाँ चली गई हो। तुम्हारा बुखार ठीक हुआ भी होगा या नहीं। अपनी माँ को याद करते प्रियंका बस रोए जा रही थी। दरअसल 1 हफ्ते पहले मनोरमा जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तब से उनकी बेटी प्रियंका उन्हें खोजने में लगी हुई थी। जब तक प्रियंका के पिता थे तब तक घर में सब कुछ ठीक था। प्रियंका बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 1 साल पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। भाभी को घर में आए मात्र 6 महीने ही हुए थे। जब भाभी घर में आई तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन भाभी ने घर में आते ही अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। पूरे घर पर कब्जा कर लिया। अपनी सास को भी उल्टा सीधा बोलती रहती थी, जो उसकी बेटी प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ दिनों से मनोरमा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्रियंका ने अपने भाई रमेश से कहा, भैया माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पास के ही अस्पताल में ले चलो। तो भाभी ने कहा, अस्पताल ले जाने की क्या ज़रूरत है, बुढ़िया 70 वर्ष की होने को है, अब और कितना दिन जिएगी। जी ली जितना जीना था, अब हम इसके इलाज में 1 पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत बुखार है, 2-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो, माँ को 104 बुखार है और आप कह रही हो कि अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। एक माँ ही है जिनकी वजह से मुझे इस घर में अच्छा लगता है। प्रियंका ने अपनी भाभी बबीता से कहा, तो बबीता चिल्लाते हुए बोली, अरे बहुत दिन रह ली इस बुढ़िया के पास, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या। और वैसे भी तुम्हारे लिए जल्दी ही कोई लूल्हा लंगड़ा लड़का देखकर इस घर से विदाई कर देना है। मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तक इस घर में नहीं रहने दूंगी। बहू की बात सुनकर मनोरमा जी कहने लगी, बहू मेरी बेटी के लिए लूल्हा लंगड़ा क्यों देखोगी। उसके पिता उसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए जमा करा कर गए हैं। उन्हीं पैसों में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी, और वह भी किसी लंगड़े से नहीं बल्कि अच्छे लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी। तभी बबीता ने अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा रमेश, सुबह से तो बुढ़िया की तबीयत खराब थी, लेकिन लड़ने के लिए देखो तुरंत बोल पड़ती है। वैसे तो तुम्हारी माँ की याददाश्त कमज़ोर हो गई है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन देखो बुढ़िया को 10 लाख रुपए अभी तक याद है। हम नहीं करेंगे कोई इलाज विलाज, कर लो जो करना है। चलो रमेश यहाँ से, इन माँ बेटियों के मुंह लगकर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहकर बबीता अपने पति रमेश को लेकर कमरे में चली गई। रात को बबीता अपने पति से बोली, देखो जी, तुम्हारे पिताजी बबीता की शादी के नाम पर जो 10 लाख रुपए जमा करा कर गए हैं, उसकी एक फूटी कौड़ी भी मैं उन लोगों को नहीं दूंगी। पिताजी के पैसे और संपत्ति पर हमारा पूरा अधिकार है। अब हम देना चाहे या ना देना चाहे यह हमारी मर्जी है, लेकिन जब तक यह बुढ़िया हमारे साथ रहेगी तब तक तो हम उन पैसों को नहीं ले पाएंगे। ऐसा करते हैं, हम पहले बुढ़िया को ही ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि प्रियंका की शादी कितने पैसों में करनी है और कितने में नहीं। यह ठिकाने लगाने वाली बात सुनकर रमेश चौंकते हुए बोला, यह ठिकाने लगाने का क्या मतलब है तुम्हारा। अरे रमेश, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कल उनको हम अस्पताल के नाम पर कहीं ले चलते हैं और कहीं भी छोड़ आएंगे, फिर जल्दी से कोई लड़का देखकर तुम्हारी बहन की शादी कर देंगे। नहीं तो यह बुढ़िया पूरे 10 लाख रुपए अपनी बेटी के ब्याह में खर्चा करवा देगी। हाँ बबीता, यह आइडिया तो तूने बहुत अच्छा लगाया है। धन्य हो गया मैं तो ऐसी पत्नी पाकर।
कहकर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। तो बबीता बोली, अरे हंसने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ सोचो। हाँ बबीता, मैं कल ही पास के शहर में एक वृद्धा आश्रम में बात करता हूँ, उधर इस बुढ़िया को भेज दूंगा। दूसरे दिन रमेश अपनी माँ से बोला, माँ तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रियंका खुश हो गई और बोली, क्या सच में भैया, आप माँ को डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहे हो? चलो मैं भी माँ के साथ चलती हूँ। तो रमेश ने हड़बड़ा कर कहा, तू मेरे साथ जाकर क्या करोगी? घर पर बहुत सारे काम है, तुम घर पर ही रहो। लेकिन क्यों भैया, मैं भी साथ चलती हूँ, माँ को अच्छा लगेगा। तभी अंदर से आते हुए बबीता ने कहा, अरे जाने के लिए तैयार हो गई? उस बुढ़िया को दवाई तो दिलानी है, वह तुम्हारे भैया दिला देंगे, तुम चुपचाप घर का काम करो। ठीक है भैया, माँ को अच्छे से लेकर जाना, प्रियंका ने कहा। तो रमेश खुश हो गया और मनोरमा जी को लेकर वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए चला गया। इधर प्रियंका जल्दी जल्दी घर के काम करके जब कॉलेज जाने लगी तो उसकी भाभी बबीता ने उसके हाथों से किताब छीनते हुए कहा, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, बहुत पढ़ाई कर ली तुमने। भाभी कैसी बातें कर रही हो, आज फाइनल ईयर का मेरा प्रैक्टिकल है, अगर आज नहीं जाऊंगी तो मेरे 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे बर्बाद हो जाएगी तो हो जाने दो ना, वैसे भी पढ़ाई करके तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है, चुपचाप से घर के कामों पर ध्यान दो, वरना अगले घर जाकर हमारी नाक कटवाओगी। अब जाओ रसोई में, पहले खाना बनाओ, फिर बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बबीता ने कहा। तो प्रियंका बोली, भाभी यह सारे काम कॉलेज से आने के बाद कर दूंगी, प्लीज़ आप मुझे कॉलेज आने दो। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी, कहते हुए बबीता ने प्रियंका को कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। प्रियंका रोती रही, प्लीज़ भाभी मुझे कॉलेज जाने दो, मेरे 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बबीता को तो प्रियंका की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने उसकी कॉलेज की छुट्टी होने के बाद लगभग दोपहर के 2 बजने के बाद कमरे का दरवाज़ा खोला। तो प्रियंका बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन उसकी भाभी ने उसकी एक न सुनी। तभी थोड़ी देर में रमेश हड़बड़ाता हुआ घर आया और माँ माँ कहकर चिल्लाने का नाटक करने लगा। रमेश की आवाज़ सुनकर प्रियंका जल्दी से बाहर आई और रमेश के साथ अपनी माँ को न देखकर पूछने लगी, क्या हुआ भैया, माँ ठीक तो है ना? उनको डॉक्टर को दिखा दिया ना? क्या कहा डॉक्टर ने? तो रमेश घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोला, प्रियंका पता नहीं माँ कहाँ चली गई। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने उन्हें अस्पताल से बाहर बेंच पर बिठा दिया और मैं उनके लिए जूस लेने चला गया। जब वापस आया तो माँ बेंच पर नहीं थी। चारों तरफ ढूंढा पर माँ मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। 2 घंटे से अस्पताल के चारों तरफ की सड़कों को छान मारा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। यह तुम क्या कह रहे हो भैया, ऐसे माँ कहाँ जा सकती है? प्रियंका ने कहा। तो उसकी भाभी ने रमेश की ओर इशारा करते हुए कहा, रमेश अगर माँ कहीं चली गई तो उनकी तो यादाश्त भी अच्छी नहीं है, तो वह घर वापस कैसे आएंगी? माँ के गुम होने की बात सुनकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वह जानती है कि उनकी यादाश्त कमज़ोर है, इसीलिए जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही करती है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि माँ कहीं गुम हो गई है या खुद से कहीं चली गई है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बबीता ने चिल्लाते हुए कहा। तो प्रियंका बोली, भाभी मेरी माँ ऐसे कहीं नहीं जा सकती। अरे नहीं जा सकती तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई अपनी माँ को कहीं छोड़कर आए हैं?
अरे देख नहीं रही अपने भाई को, वह भी कितने घबरा रहे हैं माँ के लिए, कितना रो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वह सिर्फ तुम्हारी ही माँ है? रमेश की भी तो माँ है, उनको भी बराबर का दुख है। प्रियंका कुछ नहीं बोली और तुरंत ही अपना दुपट्टा लेकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और अस्पताल के आसपास की सड़कों को छानने लगी कि कहीं उसकी माँ नज़र आ जाए। लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि उसकी माँ यहाँ नहीं है, क्योंकि उसे तो उसका भाई दूसरे शहर के वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया है। लेकिन प्रियंका ने अपनी माँ को ढूंढने की आशा नहीं छोड़ी। आज उनको गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया था, फिर भी वह रोज़ अपने शहर की हर एक गली में अपनी माँ को ढूंढती। अगर दूर से भी किसी बूढ़ी औरत को देख लेती तो प्रियंका भागकर उसके पास जाती, लेकिन फिर निराशा ही हाथ लगता। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन प्रियंका को उसकी माँ नहीं मिली। अपनी माँ को याद करके प्रियंका रसोई के कोने में बैठी बैठी रो रही थी। तभी उसकी भाभी आई और प्रियंका को वैसे बैठे देखकर कहने लगी, ओ महारानी, अभी तक आराम फरमा रही है। मेरे मायके के सभी लोगों के आने का समय हो गया है और तुम अभी तक बैठी हो, कुछ भी काम नहीं किया। जल्दी से उठो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सारा काम निपटाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर बबीता दंदनाते हुए रसोई से बाहर निकल गई। प्रियंका अपने भैया भाभी के व्यवहार से बहुत परेशान थी। एक तो माँ का पता नहीं चल रहा, दूसरा भाई भाभी ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी, जबकि उसकी पढ़ाई करने का बहुत मन था। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। प्रियंका ने उठकर अपने आंसू पोंछे और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में ही उसकी भाभी के मायके वाले आ गए तो बबीता प्रियंका को ऑर्डर देते हुए बोली कि सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देना, हम सब लोग एक साथ बैठकर खाएंगे, तुम्हें सर्व करना होगा। कहीं तुम हम लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाओगी? ठीक है भाभी, मुझे वैसे भी आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रियंका का दो टूक जवाब सुनकर बबीता गुस्से में आग बबूला हो गई। उसका यह स्वाभिमानी रूप बबीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, अभी तुम जल्दी से हमारे लिए खाना सर्व करो। तो प्रियंका सबके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद बबीता ने प्रियंका से कहा कि बाहर वाले कमरे में ड्राइवर बैठा है, उसको भी खाना परोस दो। तो प्रियंका उसके लिए खाना लेकर गई, जो एक नवयुवक कुर्ता पैजामा और गले में साफी डालकर बैठा हुआ था। पैरों में हवाई चप्पल पहनी थी। प्रियंका उसे खाना देकर जब वापस आई तो उसकी भाभी अपने घर वालों के सामने प्रियंका से बोली, क्यों प्रियंका, लड़का तो पसंद आया ना तुझे? तो प्रियंका ने कहा, भाभी आप यह क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो बबीता के मायके वाले सब लोग खिलखिला कर हंस पड़े। तभी उसकी भाभी की माँ ने कहा, अरे बबीता के कहने का मतलब है कि जिस ड्राइवर को तुम अभी खाना देकर आई हो उसी के साथ बबीता ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले 8 दिनों में तुम्हारी शादी है। तो प्रियंका रोने लगी, नहीं भैया भाभी, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे में इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। अभी तो मुझे अपनी माँ को ढूंढना है, जब मेरी माँ वापस मिल जाएगी तभी मैं शादी करूँगी, मैं माँ के बिना शादी नहीं करूँगी। तो रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, अगर माँ नहीं मिली तो क्या पूरी ज़िंदगी तुम शादी नहीं करोगी? और वैसे भी माँ की इतनी उम्र हो गई थी, शहरों में इतने सारे गाड़ी वाहन चलते हैं, पता नहीं कहीं टकरा वकरा गई होगी, क्या हाल हुआ होगा, वापस आएगी भी या नहीं? अगर वह कभी वापस नहीं आएगी तो क्या तुम कभी शादी नहीं करोगी? एक तो हम अपने भाई भाभी होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, ऊपर से हमें ही नखरे दिखा रही है। बेचारी प्रियंका की अपने भाई भाभी और उसके मायके वालों के आगे एक न चली। हफ्ते भर में ही प्रियंका की शादी प्रशांत से कर दी। विदाई के समय बहुत रोई थी,
क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है। पिता तो पहले ही छोड़कर चले गए थे। भाई भाभी ने भी उसे पराया समझकर घर से निकाल दिया और शादी के बाद कभी दोबारा प्रियंका को अपने मायके नहीं बुलाया। विदाई के समय उसकी भाभी ने कह दिया था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अब जिस घर में तुम ब्याह कर गई हो उसी घर में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना। हमारे घर में पलट कर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रियंका ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं भी आप लोगों के घर नहीं आना चाहती। अब इस घर में मेरी माँ नहीं तो मेरा मायका भी नहीं। प्रियंका विदा होकर अपने ससुराल चली गई। तभी एक दिन बबीता ने अपने पति रमेश से कहा कि चलो अच्छा हुआ बुढ़िया भी चली गई और फोकट में उसकी बेटी का विवाह भी कर दिया। अब 10 लाख रुपए हमारे हुए। अब हम इन रुपयों से एक कार खरीदेंगे और फिर घूमेंगे फिरेंगे और चलेंगे। हाँ बबीता, तुम सही बोल रही हो। हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। अब हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे। 1-2 दिन में रमेश ने अपनी माँ के पैसों से एक कार खरीद ली और रोज़ मियाँ बीबी कहीं न कहीं घूमने फिरने जाते। एक दिन में बबीता कहीं घूमने ही जा रही थी कि रास्ते में किसी दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल तो पहुंचा दिया पर उनकी हालात बहुत गंभीर थी। बबीता को तो फिर भी कम चोटें आई थी जो जल्दी ठीक हो गई, पर रमेश इसका एक पैर काटना पड़ा। वह पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ हो गया। रमेश के इलाज में बबीता को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। अब तो बबीता का यह हाल हो गया कि उसके पास कितने पैसे बचे थे खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे थे। हालांकि साल भर तक रमेश का इलाज चलने के बाद वह अपने एक पैर पर चलने लगा, लेकिन अब उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं बचा था और 1 साल तक न जाने के कारण उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। थक हार कर बबीता ने ही अपने पति से कहा कि वह कुछ काम करना चाहती है जिस घर में 4 पैसे आए और हम दोनों के खाने पीने का इंतजाम हो सके। तो रमेश कहने लगा कि बबीता, तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर भी तुम क्या करोगी? तो बबीता बोली, मैं कुछ भी कर लूँगी। हमारे पड़ोस की कुछ औरतें हैं, शादी विवाह में पूरे महीने का काम करती हैं और वही काम कर लूँगी। तो रमेश के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने हाँ बोल दिया। अब बबीता भी अपने पड़ोसनों के साथ शादी विवाह में पूरियां बेलने का काम करने लगी। ऐसी मुसीबत के समय में सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। अब बबीता को काम पर जाते हुए 1 महीना हो गया था। तभी एक दिन उसने रमेश से कहा, सुनो जी, कल हमें पास के शहर में एक बहुत बड़े सरकारी अफसर के घर खाना बनाने के लिए जाना है। उसके बेटे के पहले जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उनके आगे पीछे बहुत गाड़ियां चलती है। वहां हमें पूरियां बेलने के लिए जाना है। मेरे साथ जाने वाली कमला ने बताया है कि दोनों पत्नी पत्नी डीएम और एसडीएम हैं। मैं सोच रही हूँ काम होने के बाद उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर अपनी स्थिति बताकर कुछ पैसे मांग लूँगी। वे लोग हमारी आप बीती सुनकर मदद ज़रूर करेंगे। रमेश बोला, ठीक है बबीता, तुम्हें जो ठीक लगे वो करना, क्योंकि अभी तो हम एक एक पाई के लिए मोहताज हैं। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो अच्छा है। दूसरे दिन बबीता पूरियां बनाने के लिए उस घर में पहुंच गई। घर देखकर बबीता की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह घर नहीं बल्कि एक बड़ा सा बंगला था। बाहर एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। 2 सिक्योरिटी वाले बंदूक लेकर खड़े हुए थे। पूरी चेकिंग के साथ ही अंदर जाने दिया गया था। लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ था। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कार आ रही थी। तभी उधर से बबीता को एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी जो खाने को चेक कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बबीता को वह बुढ़िया जानी पहचानी सी लगी, इसीलिए वह बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगी। बबीता को पता ही नहीं चला कि वह कब बूढ़ी अम्मा के पीछा करते करते घर के अंदर आ गई,
क्योंकि खाना तो घर के पीछे वाले हिस्से में बन रहा था। तभी अंदर खड़े हुए एक व्यक्ति ने बबीता को रोक लिया और बोला कि आपको किसी से मिलना है। तो बबीता ने कहा कि जी हाँ, मुझे उस बूढ़ी अम्मा से मिलना है। तो उस सिक्योरिटी वाला अम्मा जी को आवाज़ देते हुए बोला, अरे माता जी, आपसे कोई मिलना चाहता है, ज़रा इधर तो आना। तो जैसे ही वह अम्मा जी वापस मुड़ी तो बबीता के होश उड़ गए, क्योंकि वह अम्मा जी कोई और नहीं बल्कि बबीता की सास मनोरमा जी थी। सास को देखकर बबीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह भागकर अपनी सास के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, आप इधर कैसे? आपको तो। वह कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से आवाज़ आई, हाँ भाभी, माँ को तो भैया वृद्धा आश्रम छोड़ आए थे ना, तो माँ को तो वृद्धा आश्रम में होना चाहिए था। माँ के इतने ठाट बाट देखकर आपके तो होश उड़ गए होंगे। सामने अपनी ननद को देखकर तो बबीता को आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सच है या सपना। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियंका की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह सोच रही थी कि प्रियंका को कैसे पता चला कि उसके भाई माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ कर आए थे। क्यों भाभी, आपने क्या सोचा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आप तो यही सोच रही थी कि आप माँ को वृद्धा आश्रम भिजवा देंगे और मैं माँ को ढूंढ नहीं पाऊँगी। मैंने कहा था ना, एक दिन मैं माँ को ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। और देखो, मैंने माँ को ढूंढ लिया। लेकिन आप इधर क्या कर रही हैं और मेरे घर में कैसे आ गई? तभी पास में खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, अरे मैडम, यह तो पीछे खाना बनाने वालों की औरत है जो पूरियाँ बनाने का काम कर रही थी। तो इधर तुम क्या कर रही हो? चलो उधर वापस जाओ। और वहाँ से वापस जाने लगी। तो प्रियंका ने कहा, भाभी, 2 साल पहले मैंने कहा था ना, आज आपका समय है, आप मुझसे खाना बनवा रही हो, लेकिन एक दिन समय ऐसा आएगा जब आप मेरे लिए खाना बनाओगी। तो आज वही समय है। प्रियंका की बात सुनकर बबीता बिफर पड़ी और बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे लिए क्यों खाना बनाने लगी? मैं तो इधर बहुत बड़े सरकारी अफसर के घर में खाना बनाने आई हूँ, जिसके बेटे का जन्मदिन है। तो प्रियंका बोली, भाभी, यह घर मेरा है और आज मेरे ही बेटे का जन्मदिन है और वह दोनों सरकारी अफसर हम दोनों ही हैं। प्रियंका की बात सुनकर बबीता चौंकती हुई बोली, क्या वे दोनों सरकारी अफसर तुम दोनों हो? यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी थी और तुम्हारी शादी एक ड्राइवर से की थी। तो प्रियंका बोली, भाभी, आप मेरे भगवान नहीं हैं जो मेरी किस्मत लिख देंगे। मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखाई थी। आपने भले ही मेरी शादी एक रिक्शा वाले के बेटे से की, लेकिन वह रिक्शा प्रशांत नहीं चलाते थे। दरअसल वह रिक्शा उनके पिताजी का था। प्रशांत तो अपनी आईपीएस की तैयारी कर रहा था। उस दिन उनके पिताजी घर पर नहीं थे, इसलिए आपके मायके वालों के ड्राइवर बनकर उनके पिताजी की जगह प्रशांत आए थे। क्या एक ड्राइवर का बेटा आईपीएस की तैयारी नहीं कर सकता? मेरी शादी होने के बाद जब मैं प्रशांत को आईपीएस की तैयारी करते हुए देखा तो मैंने उसे बताया कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तो उसने अपने साथ साथ मेरी भी पढ़ाई शुरू कर दी और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हम दोनों ही बड़े अफसर बन गए। आज देखो, हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और मेरी माँ भी है। इसी को किस्मत कहते हैं भाभी। प्रियंका की बातें सुनकर बबीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, लेकिन तुम्हें माँ कहाँ मिली? बबीता ने पूछा। तो प्रियंका बोली, जहाँ भैया माँ को छोड़ कर आए थे। माँ मुझे वृद्धा आश्रम में मिली थी। हमारी नौकरी लगने के बाद हम दोनों यहाँ के सभी वृद्धा आश्रम में खाना बांटने गए थे, तो माँ मुझे उधर ही मिली थी और माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप लोगों ने अस्पताल का नाम लेकर माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। इतना सुनते ही बबीता मनोरमा जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, माँ जी, अब आप ही मेरा सहारा हो। अपने घर चलो। रमेश का एक्सीडेंट हो गया था, उसका एक पैर कट गया है। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। माँ जी, मेरी कुछ मदद कर दो। आज मेरी परिस्थितियाँ यह हो गई है
कि मुझे दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है। तो मनोरमा जी बोली, बहू, किस्मत कब किसको क्या रंग दिखा दे किसी को पता नहीं चलता। तुमने मेरी और मेरी बेटी के साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तो हमसे मदद करने की उम्मीद कर रही हो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हें अपने ही किया का फल मिल रहा है। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर बबीता जल भून जाती है। उसे अपनी किस्मत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती है। इसीलिए वह अपना सा मुँह लेकर वहाँ से वापस चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। धन्यवाद।